देखिए, दो राज्यों के आंकड़े हम आपको दिखा चुके हैं, एक मिजोरम, दूसरा तेलंगाना, और दोनों राज्यों में जो बड़ी बात सामने निकल कर आई है, दोनों ही राज्यों में आंकड़ा चौंकाने वाला सामने निकल कर आया है। दोनों ही राज्यों में एक सिमिलैरिटी ये देखने के लिए मिल रही है कि जो सत्ताधारी दल है वो सत्ता से फिसलता हुआ, नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दोनों ही राज्यों में हावी होता हुआ नजर आ रहा है। हम जल्दी से एक एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। खास मेहमानों का पैनल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत राकेश शुक्ला जी से करते हैं। राकेश जी, देखिए, तेलंगाना की जहाँ तक बात है तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदला, स्वरूप बदला, और साथ में उनकी कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से सत्ता विरोधी लहर को काउंटर किया जाए। तो वो सारी रणनीति केसीआर की तरफ से अपनाई गई कि जिससे वो एक प्रदर्शन जो तैयार हुआ है सरकार के खिलाफ उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन आंकड़े साफ बता रहे हैं कि उनका कोई भी रणनीतिक काम नहीं आ रही। यही बड़ी बात है ना, एंटी इनकम्बेंसी की काट बीआरएस नहीं ढूंढ पाया अभी दुबे जी। देखिए, आंध्र प्रदेश एक ऐसी जगह रही है जहां पर कांग्रेस ने उस रवैये के खिलाफ जाकर प्रदर्शन किया है जहां पर वो क्षेत्रीय शक्तियों से एक बार पराजित होने के बाद वापसी नहीं कर पाती थी। लेकिन आंध्र प्रदेश में जब एनटी रामाराव की शक्ति का उभार हुआ तो कांग्रेस ने उससे हारी भी, लेकिन कांग्रेस ने उसको हराया भी और बार बार हराया और बार बार हारी भी। तो वहां पे बराबरी की टक्कर रही। तेलंगाना में अगर वो भारत राष्ट्र समिति के मुकाबले वापसी करती है तो दरअसल वो अपनी उसी परंपरा का पालन करेगी कि वो क्षेत्रीय शक्तियों से पराजित ही नहीं होती है बल्कि उसे पराजित भी करती है। विजय जी, देखिए, नीतीश कुमार जब केसीआर से मिले थे जी, तब भी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। उसकी वजह यही थी क्योंकि उन्हें पता था कि राज्य में उनकी सीधी लड़ाई कांग्रेस के साथ है और यदि इंडिया गठबंधन में गए तो एक नया तरीके का कन्फ्यूजन पैदा होगा और कांग्रेस के साथ कन्फ्लिक्ट होगा कि वो कैसे सीटों का बंटवारा करें या नहीं करें। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को से अपनी दूरी बनाए रखी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ बीआरएस ने कांग्रेस से दूरी नहीं बनाई बल्कि कांग्रेस ने बीआरएस से दूरी बनाई। राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे तेलंगाना में तो उन्होंने भी हेड ऑन लिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इनको शामिल नहीं करेंगे। वो समझ रहे थे ना कि केसीआर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है, उस लड़ाई को लड़ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी केसीआर के अलग होने के बाद भी, एनडीए के साथ नहीं आने के बाद भी उनके साथ सॉफ्ट है क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तेलंगाना में बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं है, उन्हें किसी सहारे की जरूरत है और ये सहारा केसीआर दे सकते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बीजेपी कांग्रेस के साथ तो नहीं हो सकती। कांग्रेस को जरूरत पड़े, बीआरएस को जरूरत पड़े तो उसके लिए वो काम कर सकती है। देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 30-40 साल से कोशिश कर रही है, कभी सक्सेसफुल नहीं हुई। वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे, आंध्र प्रदेश के नेता रहे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जगह नहीं बना पाई। इसलिए उनको हमेशा साथ चाहिए। पहले एनटीआर थे, फिर लेकिन विजय जी, तेलंगाना से तो बीजेपी को उम्मीद बहुत थी ना, खासतौर से कर्नाटक के बाद अगर दक्षिण के अंदर किसी राज्य में बीजेपी उम्मीद कर रही थी तो वो तेलंगाना भी था। और ये कहीं ना कहीं 2019 लोकसभा चुनाव में भी देखा था हमने, जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ पर लोकसभा सीट 4 लोकसभा सीट मिली थी, 4 लोकसभा। लेकिन वही बात थी कि वहां पर बंडी संजय कुमार को इसीलिए हटाया गया क्योंकि केसीआर से, मतलब ये ऑफिशियल बात है। समझौता भी हो सकता है बीआरएस में और अब भाजपा के अंदर लोकसभा के चुनाव के वक्त समझौता भी हो सकता है। अभी कम से कम पहले संभावना भी है, विधानसभा के समय तो कम से कम ये हो और हो सकता है कि वहां पर हो जाए ताकि विधानसभा में खुफिया समझौता है जी, संभावना है उसकी। यदि वहां पर सरकार बना लेते हैं तो सार्वजनिक ही हो जाएगा, फिर उसमें खुफिया कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब वहां पर उनको जरूरत है कि तेलंगाना में एक बार एंट्री हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप समझ रहे हैं तो वो किसी न किसी रीजनल पार्टी के भरोसे एंटर कर जाती है, फिर धीरे धीरे अपने पांव वहां पसारती है और उसमें मजबूती बनाने की कोशिश करती है। लेकिन दिबांग जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से विपक्ष को घेरने के लिए जिन 3 बड़े मुद्दों का जिक्र करते हैं, जिसमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, और इन तीनों मुद्दों को लेकर आसानी से आप समझ सकते हैं इस बात को कि बीआरएस की घेराबंदी होती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना जाते हैं तो वो इन तमाम मुद्दों को लेकर बीआरएस को घेरते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर जो एक आकलन रखा जा रहा है विजय जी की तरफ से, उसकी कितनी संभावना आपको लगती है कि साहब बीजेपी और बीआरएस साथ आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में सत्ता के लिए हर संभावना खुली रहती है, तो उसमें तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये जो बात हो रही है 2024 की, बीजेपी की बड़ी कोशिश रही है कई सालों से और मौजूदा जो
जोड़ी है अमित शाह जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें ये कोशिश रही कि किसी तरह से दक्षिण की तरफ बढ़े बीजेपी। 131 सीटें हैं, 131 सीटों में केवल बीजेपी के पास 29 हैं, उसमें 25 आप जीतते हैं कर्नाटका से और 4 जीते हैं आप तेलंगाना से। कर्नाटका में अभी हाल में आपकी हार हुई, तेलंगाना में अगर आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है तो वो जो एक ख्वाहिश है कि अगर हम उत्तर भारत में सीटें हमारी कम हों तो दक्षिण से उसकी भरपाई हो, वो जो बड़ी कोशिश है उस पर एक बहुत बड़ा डेंट लगता है। और ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होगा इस समय। और इसमें अगर कांग्रेस का उभार होता है, जिसने तेलंगाना राज बनाया उसके बावजूद उनको उतना फायदा नहीं मिल पाया, तो वो एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ कि वो बड़ी बात इस रूप में भी होगी क्योंकि आने वाले समय में 24 का चुनाव है और बूस्टर डोज ये जीत का जो कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना से मिलेगा